नमस्कार मित्रों, एवीएम के मॉड्यूल डी के टॉप 40 एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉड्यूल डी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, लगभग 6 से 7 यूनिट्स हैं। तो सभी यूनिट्स के मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सेलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, हर एक ऑप्शन को देखेंगे, क्यों ऑप्शन गलत है, क्यों ऑप्शन सही है। मान लीजिए एग्जामिनेशन में उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन को आप समझिए टेस्ट की तरह लीजिए, आपने जो पढ़ रखा है उसके बेसिस पे अपने चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। आप अपना जवाब सोच के रखिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। इस तरह से आप इस सेशन का बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी होता है रेगुलेटरी एक्शन ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड डैश टाइप ऑफ रिस्क। तो देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है एनिहिलेशन। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या टोटल एंड ऑफ समथिंग। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, राइट। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी बिजनेस को क्लोज करने का ऑर्डर देते हैं तो उसका एंड हो जाता है, यानी एनिहिलेट हो जाता है। तो ये तो सही बात है। फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है लीगल। देखिए यह तब होता है जब किसी लॉ या रेगुलेशन का वायलेशन होता है, लेकिन यह हमेशा बिजनेस क्लोजर नहीं करता। यहाँ पे क्या कर रहा है? क्लोजिंग डाउन बिजनेस। कीवर्ड को पकड़िए, कीवर्ड कर रहा है क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन ए परफेक्ट है। ऑप्शन सी कर रहा है ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है बिजनेस के डेली ऑपरेशन में गलतियां या फेलियर। तो मान लीजिए कि बिजनेस का डेली ऑपरेशन है, उसमें कुछ रॉन्ग डूइंग हो गया, गलती हो गई, फेलियर आ गया, तो ऑपरेशनल रिस्क आता है। तो ये भी नहीं होगा। और रेगुलेटरी रिस्क तो आप जानते ही हैं, जब रेगुलेशन चेंज होते हैं और बिजनेस को अडेप्ट करना पड़ता है तब ये रिस्क आता है, पर क्लोजर का डायरेक्ट रीजन ये नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनिहिलेशन रिस्क। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सॉरी फ्रेंड्स, कि अगर किसी बैंक को आरबीआई कॉम्प्लायंस का ध्यान नहीं रखना है, मान लीजिए अगर किसी बैंक ने आरबीआई कॉम्प्लायंस का ध्यान नहीं रखा और वह उसकी वजह से बंद हो गया, तो वहाँ पे कैसा रिस्क आएगा? एनिहिलेशन रिस्क आएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। इनमें से कौन सा जो है एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है? पहला ऑप्शन कह रहा है गाइडलाइन फ्रॉम सेबी। सेबी आप जानते ही होंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए गाइडलाइन काफ़ी ज़रूरी होती है, पर यह स्टैट्यूटरी रेगुलेशन नहीं होती, क्योंकि यह कानून का हिस्सा नहीं होता है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन मतलब कानून का हिस्सा। फिर कह रहा है गाइडलाइंस फ्रॉम आरबीआई। हाँ, यह भी सिर्फ गाइडलाइन ही है, स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। लेजिस्लेशन अंडर द आरबीआई एक्ट, देखिए यह एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, क्योंकि यह डायरेक्टली एक लॉ के अंदर आता है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। तो जो आरबीआई एक्ट के अंदर जो लेजिस्लेशन है दैट कम्स अंडर द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बिकॉज इट हैज़ बिन मेड इन द पार्लियामेंट, और ये एक लॉ के अंदर आता है। इट कम्स अंडर अ लॉ। आईआरडीए का गाइडलाइन भी जस्ट एक गाइडलाइन है, ये एक एडवाइजरी नेचर है का डॉक्यूमेंट है, ना कि स्टैट्यूटरी लॉ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट के अंदर जो भी लॉज बनाए गए हैं, राइट, तो वो सब के सब जो है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका लाइसेंस का लॉ हो गया, बैंकिंग लाइसेंस का लॉ हो गया, या उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सब के सब क्या है? स्टैट्यूटरी हैं, राइट। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे। अभी इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि यदि क्वेश्चन पूछा जाए आसपास तो आप उसका जवाब दे पाए। हमने पहला ये देखा कि जो एनिहिलेशन रिस्क होता है वो तब होता है जब बिजनेस कंप्लीट क्लोजर का एज पे हो, मोस्टली ड्यू टू रेगुलेटरी एक्शन। रेगुलेटरी एक्शन की वजह से बिजनेस कंप्लीट एज पे हो तो हमारा एनिहिलेशन रिस्क होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारा आरबीआई एक्ट के अंदर लेजिस्लेशन होता है वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी वही होता है। स्टैट्यूटरी वही होता है जो किसी एक्ट या कानून के अंदर आता है, जैसे आरबीआई एक्ट का लेजिस्लेशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या है? सही है। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में कह रहा है कि द स्कोप ऑफ कॉम्प्लायंस फंक्शन डज इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सवाल है कि जो हमारा कॉम्प्लायंस फंक्शन है उसमें क्या आता है। तो ऑप्शन देखते हैं। कॉम्प्लायंस फंक्शन का काम है ऑर्गेनाइजेशन के हर काम को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाना, लेकिन इसका स्कोप हर गाइडलाइन को कवर नहीं करता। यहाँ कर रहा है ना, डज इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो स्कोप है, इसको हम लोग स्कोप की बात कर रहे हैं, इसका स्कोप जो है हर गाइडलाइन को कवर नहीं करता। ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कोड ऑफ कंडक्ट इशूड बाय आईसीडब्ल्यूए। अब आप पूछेंगे आईसीडब्ल्यूए क्या होता है? मैं इसका फॉर्मूला आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए ये होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसको आईसीडब्ल्यूए बोलते हैं, ठीक। आस्किंग टेनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एज पर आरबीआई इन अ बैंक शुड बी मिनिमम।
यानी आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक बैंक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी शॉर्ट में जिसको सीसीओ बोलते हैं, इसका टेनर मिनिमम कितना साल का होना चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है 3 साल, बिल्कुल सही। देखिए आरबीआई का मैंडेट है कि सीसीओ को मिनिमम 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाए ताकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क को स्टेबिलिटी मिले। 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा और 4 साल भी। 4 साल भी एक अच्छा टेनर है लेकिन मिनिमम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक का कंप्लायंस ऑफिसर है, उसका काम क्या होता है? लॉन्ग टर्म विजन के साथ रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान रखना, इसलिए उनका टेनर 3 साल तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें एक बार रिकॉल कर लिया जाए। मैंने आपको क्या बताया, आईसीडब्ल्यूए के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आईसीडब्ल्यूए क्या है? आईसीडब्ल्यूए हमारा सवाल कैसा था कि द स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन डज इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आईसीडब्ल्यूए क्या है हमारा? आईसीडब्ल्यू है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आईसीडब्ल्यूए के द्वारा दिया गया कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लायंस का पार्ट नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन सही है क्योंकि यह कंप्लायंस का स्कोप में नहीं आता है, क्योंकि वही तो पूछ रहा है, डज नॉट इंक्लूड, तो ये सही होगा। फिर कर रहा है लिस्टेड एग्रीमेंट। देखिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ होने वाले लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लायंस का स्कोप में आते हैं, ठीक है, ये तो आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर कर रहा है इंटरनल गाइडलाइन। तो हर कंपनी की अपनी इंटरनल गाइडलाइन होती है जो कंप्लायंस फंक्शन मॉनिटर करता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारे इंक्लूडेड है कि कंप्लायंस के स्कोप में आता है। फिर लास्टली कर रहा है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो देखिए यह कंप्लायंस फंक्शन का एक कोर एरिया है जिसमें आरबीआई, सेबी और अदर रेगुलेटर के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि जो हमारा आईसीडब्ल्यूए है, आईसीडब्ल्यूए का कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रोफेशनल गाइडलाइन है जो अकाउंटेंट के लिए होता है। ठीक, किसके लिए होता है? ये अकाउंटेंट के लिए होता है, राइट। तो लेकिन किसी कंपनी की कंप्लायंस टीम का काम नहीं होता है, इसको मॉनिटर करना नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं की फैक्ट को। हमने जो इस स्लाइड में पढ़ा, हमने देखा कि कंप्लायंस फंक्शन का काम कंपनी का इंटरनल और रेगुलेटरी रूल्स को ध्यान रखना होता है, लेकिन आईसीडब्ल्यूए का कोड ऑफ कंडक्ट इसके स्कोप में नहीं आता है। फिर हमने ये भी देखा कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, इनका मिनिमम टेनर 3 साल का होना चाहिए ताकि कंप्लायंस प्रोसेस सस्टेनेबल और इफेक्टिव रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स आपको यदि इस तरह के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, लास्ट टाइम में रिवीजन करना है एमसीक्यूज पीडीएफ से, फॉर्मूला पीडीएफ से, व्हाट टू स्टडी पीडीएफ से, उसके अलावा दोस्तों आपको क्विक रिवीजन करना है, तो हमारे पास जो कैप्सूल कोर्स है वो सबसे इफेक्टिव कोर्स है, जिसके माध्यम से आपका स्कोर यदि मान लीजिए कि आपके प्रिपरेशन के हिसाब से 30 से 40 के बीच में अटक रहा है मार्क्स के बीच में, तो उसको जरूर ये 50 के ऊपर ले जाएगा। वो बूस्टर है, एक बूस्टर की तरह काम करता है हमारा कैप्सूल कोर्स। यदि आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ओवरसी करने का कि हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव है या नहीं है बैंक के कंप्लायंस फंक्शन का, वो किसका है? यानी कि कंप्लायंस फंक्शन के ओवरसाइट की बात हो रही है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो सही जवाब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ना, तो इनका काम होता है बैंक के कंप्लायंस रिस्क और फंक्शन को ओवरसी करना और इंश्योर करना कि सब कुछ आरबीआई और दूसरे रेगुलेटर के नॉर्म्स के मुताबिक हो रहे हैं। दूसरा आता है एसीबी। एसीबी होता है हमारे ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड। तो एसीबी का रोल स्पेसिफिक होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एसीबी, देयर रोल इज स्पेसिफिक, राइट। स्पेसिफिक होता है जैसे कि ऑडिट्स हो गया, जैसे कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग हो गया, राइट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, ऑडिट, राइट। लेकिन कंप्लायंस फंक्शन का ओवरऑल ओवरसाइट नहीं करता। ऑप्शन सी का है सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो सीसीओ कंप्लायंस इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड के पास होती है। किसके पास होती है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोर्ड के पास होती है। सीईओ की बात करें तो सीईओ का काम ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे फोकस करना होता है। कंप्लायंस का ओवरऑल कंट्रोल उनके डायरेक्टली अंदर नहीं आता है। तो सीईओ का काम कहाँ होता है? ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे होता है। तो आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंश्योर करना होता है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है और टाइमली रिपोर्टिंग भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो परफेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है, इसको पीसीआर बोलते हैं, ये किस चीज़ का रेशियो होता है? तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो हमारा पीसीआर है, यह एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। अब जरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोविजन फॉर एनपीए टू ग्रॉस एनपीए, ठीक है, तो यह सही जवाब है। पीसीआर का मतलब ये होता है कि बैंक ने एनपीए को कवर करने के लिए कितना प्रोविजनिंग बनाया है।
फिर कर रहा है प्रोविजन ऑफ एनपीए टू टोटल एसेट, तो यह गलत है क्योंकि पीसीआर का कैलकुलेशन टोटल एसेट के साथ नहीं होता है। सी कर रहा है ग्रॉस एनपीए टू एडवांस, तो देखिए यह एक अलग रेशियो है जो एनपीए को एडवांस से कंपैरिजन में दिखाता है। यहाँ एनपीए है और यहाँ एडवांस है, लेकिन ये पीसीआर का ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। पीसीआर जो है और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, और एनपीए टू टोटल इक्विटी, तो यह एक अलग रेशियो है क्योंकि यह गलत है क्योंकि पीसीआर का फोकस इक्विटी के ऊपर नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको पीसीआर को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक का जो एनपीए है ना वो 100 करोड़ है और जो प्रोविज़न है वो 70 करोड़ है, ठीक है। उसने जो प्रोविजनिंग किया है वो 70 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है, ठीक है। तो जो पीसीआर होगा ना वो 70% होगा, तो यह रेशियो जितना ज़्यादा होगा बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी बेटर होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनिंग उन्हें अच्छा खासा कर रखा है। ऑप्शन क्वेश्चन 2 की ओके, तो अभी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन में जो हमने कंसेप्ट सीखे। हमने ये बताया कि कॉम्प्लाइंस, बैंक के कॉम्प्लाइंस फंक्शन और रिस्क का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। और फिर हमने ये भी देखा कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बताता है कि बैंक ने अपने एनपीए कवर करने के लिए कितना प्रोविजनिंग रखा है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोविजन फॉर एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि ऑल अनरिकॉन्साइल्ड क्रेडिट एंट्री इन नॉस्ट्रो अकाउंट विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन हाउ मेनी ईयर शैल बी ट्रांसफर टू अ ब्लॉक्ड अकाउंट। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको समझते हैं। तो कहा जाए, अब सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे फॉरेन बैंक के साथ मेंटेन करती है। इसको क्या बोलते हैं, आवर अकाउंट विथ यू, ठीक है। जैसे एसबीआई मुंबई है वो अपना एक बैंक अकाउंट सिटी बैंक यूएसए के साथ मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो जो एसबीआई मुंबई का अकाउंट सिटी बैंक में है वो एसबीआई के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे फॉरेन बैंक के साथ मेंटेन करता है। जैसे एसबीआई मुंबई ने किसके साथ मेंटेन किया है, सिटी बैंक ऑस्ट्रेलिया, सिटी बैंक अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। तो अगर कोई सवाल है कि कितने साल तक क्रेडिट एंट्री है, ये अनरिकॉन्साइल्ड क्रेडिट एंट्री है, उसको हम ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन का रहा है 2 साल। 2 साल गलत है क्योंकि ये ड्यूरेशन कम है, 3 साल, यस करेक्ट। देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि मान लीजिए कि 3 ईयर से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हो को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ता है। 5 साल भी नहीं होगा, 7 साल भी नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक इंडियन बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट यूएसए के एक बैंक के साथ है। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई की बात कर लें, तो एसबीआई का जो एक ब्रांच है वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क में है, ठीक है, सिटी बैंक न्यूयॉर्क में। तो इस केस में और एक मान लीजिए कि $100 की एंट्री 3 साल तक क्लियर नहीं हुई, तो 3 ईयर तक जो है 3 साल तक $100 की एंट्री क्लियर नहीं हुई। तो इस केस में उस एंट्री को कहाँ पे पार करना पड़ेगा, कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये क्लियर है? चलिए, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे पूछा जा रहा है, एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग LAB and RRB shall transfer not less than %% of their net profit before appropriation to the statutory reserve। यानी अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसके बारे में तो मैं बता दूं, देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व एक मैंडेटरी रिजर्व होता है जो बैंक के नेट प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है। किसका पोर्शन होता है? पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट। बैंक का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका एक पोर्शन होता है हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो अब सवाल है कि एक्सटेंड गाइडलाइन के मुताबिक कमर्शियल बैंक को अपने नेट प्रॉफिट का कितना मिनिमम परसेंट जो है, मिनिमम ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर नॉट लेस देन, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, मिनिमम कितना परसेंट जो है नेट प्रॉफिट का स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। अब चलिए एक बार ऑप्शन को देखते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है ये क्लियर हुआ, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, हमारे नेट प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है। तो सवाल यही कर रहा है कि कमर्शियल बैंक को अपने नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट जो है वो इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो ऑप्शन ए कर रहा है हमारा 25% हमारा सही जवाब है। आरबीआई के रूल के मुताबिक यह मिनिमम परसेंटेज है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए एलोकेट करना होता है। 30% नहीं होगा, और 10 और 5 तो नहीं होगा। तो अगर एक बैंक का मान लीजिए नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है, मान लीजिए एक बैंक है जिसका नेट प्रॉफिट है मान लीजिए 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ है तो उसको उसका 25% यानी 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा, राइट। तो अभी हमने जो 2 क्वेश्चन देखे उसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा पहला चीज़ कि नॉस्ट्रो अकाउंट में 3 साल तक के आउटस्टैंडिंग अनरिकॉन्साइल्ड एंट्रीज़ को ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, और ये तो पहला पॉइंट हमने देखा। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व में कमर्शियल बैंक को अपने नेट प्रॉफिट का मिनिमम 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है, एक्सक्लूडिंग LAB एंड RRB।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट स्टॉक। तो लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट स्टॉक के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिफेंस मॉडल एक मॉडल होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं, व्हाट इज दिस लाइन ऑफ डिफेंस मॉडल। तो ये मॉडल होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्या है, मॉडल है, और ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट डिज़ाइन किया गया है। तो इसके हर लाइन का स्पेसिफिक रोल होता है, वही पूछ रहा है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन कह रहा है कि फर्स्ट लाइन रिस्क टेकर बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों रिस्क को सबसे पहले बिजनेस यूनिट हैंडल करते हैं, जो रिस्क डायरेक्टली लेते हैं। क्योंकि रिस्क कौन लेता है, तो जो बिजनेस यूनिट है, यही तो पहले रिस्क लेते हैं, रिस्क को हैंडल करते हैं। फिर बी कर रहा है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, रिस्क ओवरसाइट कर रहा है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यह भी सही है, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस का काम यही होता है जो बिजनेस फंक्शन को मॉनिटर करते हैं। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कर रहा है रिस्क एश्योरेंस, यह भी सही है, इंटरनल ऑडिट का काम होता है इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देना कि रिस्क प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं है। और ऑप्शन डी कर रहा है सुपरवाइजर एज रेगुलेटर इज द फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। तो यह गलत है, क्योंकि रेगुलेटर या सुपरवाइजर टेक्निकली लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट नहीं होता है। ये लिखा है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर, दे आर नॉट टेक्निकली द पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ डिफेंस। उनका काम ओवरसाइट और एक्सटर्नल सुपरविजन प्रोवाइड करना होता है, राइट। तो मान लीजिए कि एक बैंक में इंटरनल ऑडिट टीम, आप देखिए जब इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है तो मान लीजिए कि एक बैंक है जिसमें इंटरनल ऑडिट टीम यानी थर्ड लाइन, इंटरनल ऑडिट यानी कि थर्ड लाइन, ठीक है, जो यहाँ लिखा है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट की टीम यानी थर्ड लाइन ने एक कॉम्प्लायंस इशू डिटेक्ट किया तो वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना सेकंड लाइन में आता है, राइट। और ये सेकंड लाइन में रिपोर्ट करेगा, और जो बिजनेस टीम को फर्स्ट लाइन में रेक्टिफाई करेगी। तो फर्स्ट लाइन में क्या होता है, बिजनेस टीम आता है, राइट, रेक्टिफाई करने के लिए गाइड करेगी। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी सही है, सुपरवाइजर एज रेगुलेटर इज द फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। पहला सही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रिस्क टेकिंग बिजनेस होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रिस्क ओवरसाइट होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल ऑडिट होता है, और जो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है गलत है, क्योंकि रेगुलेटर या सुपरवाइजर टेक्निकली लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होते नहीं है, उनका काम ओवरसाइट और एक्सटर्नल सुपरविजन प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए सुपरवाइजर वर्ड गलत है। क्लियर है ये कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी व्हाट हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। एट फंक्शनल डिपार्टमेंट लेवल द ड्यूटीज ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर इज कैरिड आउट बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्लायंस फंक्शन के अलग अलग लेवल होते हैं, राइट। सो देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। तो अब इसमें एक आता है हमारा क्या, फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट लेवल पर कंप्लायंस ड्यूटी उन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वहाँ डेजिग्नेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंट लेवल की बात हो रही है, तो कंप्लायंस ड्यूटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वहाँ डेजिग्नेटेड होते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है CCO यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। अब ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि CCO का काम ओवरऑल कंप्लायंस फंक्शन को कंट्रोल लेना है, पर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का नहीं है, राइट। फिर कह रहा है हमारा सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड इन द डिपार्टमेंट। तो यह करेक्ट आंसर है। हर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर को कंप्लायंस ड्यूटी के लिए असाइन किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है द फंक्शनल हेड। तो फंक्शनल हेड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं, कंप्लायंस उनका डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड। यह गलत है, क्योंकि कंप्लायंस ड्यूटी को रेगुलरली डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैंडल करते हैं, ना कि स्पेशली अपॉइंटेड ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, जैसे मान लीजिए कि एक HR डिपार्टमेंट है, तो HR डिपार्टमेंट में कंप्लायंस ड्यूटी को एक सीनियर HR ऑफिसर मैनेज करेगा जो उस रोल के लिए डेजिग्नेटेड है। समझे, वही कह रहा है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट लेवल पे जो कंप्लायंस ऑफिसर का ड्यूटी होता है वो कौन करता है, तो वो उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। जैसे HR डिपार्टमेंट में जो सीनियर HR ऑफिसर होगा उसे ड्यूटी दी जाएगी कि वो कंप्लायंस फंक्शन को या एग्जीक्यूट करे, समझे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अच्छा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अभी जो पॉइंट हमने कवर किए दोनों। देखिए रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो कवर किया वो याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हम लोग याद तो करना चाह रहे हैं ना। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लाइन होता है वो क्या होता है, बिजनेस यूनिट होता है, जो रिस्क टेकर होते हैं, जो रिस्क लेते हैं, ठीक है, बिजनेस यूनिट। जो सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस होता है वो कौन होते हैं हमारे, रिस्क ओवरसाइट यानी कि कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो होता है रिस्क एश्योरेंस, ठीक है। रिस्क एश्योरेंस मतलब क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और रेगुलेटर फोर्थ लाइन नहीं होता, वो एक्सटर्नल सुपरविजन प्रोवाइड करता है। और हमने अभी डिस्कस किया कि कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटीज़ जो है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट में कंप्लायंस ड्यूटीज़ को सीनियर डेजिग्नेटेड ऑफिसर मैनेज करते हैं, ना कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर या फंक्शनल हेड।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांच लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल क्या होता है इज़ बिन कॉम्प्लाइंट इन। तो देखिए ब्रांच लेवल कॉम्प्लायंस के सामने काफ़ी हर्डल्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब स्टाफ अपने पर्सनल या डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट को कॉम्प्लायंस रूल के ऊपर रखते हैं तो कॉम्प्लायंस इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टाफ अपने पर्सनल या डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट को कॉम्प्लायंस रूल के ऊपर रखते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाता है। तो ये सही जवाब है। फिर कर रहा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रेगुलेशन। हाँ, यह भी एक हर्डल है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। फिर आता है लेड बैक एटीट्यूड, मतलब कि यह एक चैलेंज हो सकता है लेकिन यह ब्रांच या का प्राइमरी हर्डल नहीं होता। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ, तो यह एक कॉम्प्लायंस को अफेक्ट करता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जितना सिग्निफिकेंट नहीं है। मान लीजिए कि स्टाफ मेंबर ने इंटेंशनली एक कस्टमर की लोन एप्लीकेशन को ओवरलुक किया क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तो यह एक क्लासिक केस होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। राइट, तो अभी हमने दो क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि फ्रंट लाइन यूनिट इन कॉम्प्लायंस। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद छूट गया, इसको कर लेते हैं। द फ्रंट लाइन यूनिट इन कॉम्प्लायंस हायरार्की इज, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ, क्वेश्चन कर रहा है कि कॉम्प्लायंस हायरार्की में सबसे पहले और फ्रंट लाइन पे काम करने वाला कौन होता है? ब्रांच, ऑडिट कमेटी, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर या बोर्ड? सही जवाब है ब्रांच। सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्रांच पर हर दिन ऑपरेशनल कॉम्प्लायंस का एजुकेशन होता है। राइट, ऑडिट कमेटी नहीं होगा क्योंकि ऑडिट कमेटी का काम ओवरसाइट और पीरियोडिक रिव्यू करना होता है, ना कि फ्रंट लाइन कॉम्प्लायंस। सीसीओ भी नहीं होगा, सीसीओ कॉम्प्लायंस फंक्शन का हेड होता है लेकिन ब्रांच लेवल एक्टिविटीज डायरेक्टली हैंडल नहीं करता। और बोर्ड भी नहीं होगा क्योंकि बोर्ड का काम पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, ऑपरेशनल कॉम्प्लायंस का नहीं। तो ऑपरेशनल कॉम्प्लायंस की बात करें, सबसे पहला जो हायरार्की में सबसे पहला आता है वो आता है ब्रांच। ठीक है, जैसे एक बैंक ब्रांच में केवाईसी नॉर्म्स को इंश्योर करना, डेली ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना और गाइडेंस को फॉलो करना ब्रांच लेवल कॉम्प्लायंस का काम होता है। राइट, ये समझ में आ गया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट देखा। पहला हमने देखा कि फ्रंट लाइन कॉम्प्लायंस, फ्रंट लाइन यूनिट इन कॉम्प्लायंस, यानी बैंक ब्रांच कॉम्प्लायंस हायरार्की के सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां डेली ऑपरेशन और मॉनिटरिंग होती है। और फिर हमने देखा कि हर्डल इन ब्रांच बीइंग कॉम्प्लाइंट। हर्डल क्या है कॉम्प्लाइंट होने में? ब्रांच लेवल कॉम्प्लायंस में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहां स्टाफ अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्लायंस के ऊपर रखते हैं। तो यह दोनों कॉन्सेप्ट कॉम्प्लायंस के कंटेक्स्ट में एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉम्प्लायंस इशू इन अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मीन्स नहीं है कॉम्प्लायंस इशू को आइडेंटिफाई करने का प्रोडक्ट या प्रोसेस में। पहला कला है रेगुलेटरी गाइडलाइन। तो रेगुलेटरी गाइडलाइन कॉम्प्लायंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल होती है। यह क्या बताती है? रूल्स बताती है। राइट, रूल्स बताती है कि किस तरह से प्रोडक्ट या प्रोसेस लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करे। फिर आता है लॉज एंड स्टैट्यूट, यानी लॉज और स्टैट्यूट भी कॉम्प्लायंस का एक कोर पार्ट है। अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो कॉम्प्लायंस इशू आ सकता है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट या प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लायंस के डायरेक्टली कैसे रिलेट करती है। अब देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट का नेचर बताती है। क्या बताती है? नेचर। राइट, और लेकिन कॉम्प्लायंस के इशू आइडेंटिफाई करने में डायरेक्ट रोल नहीं होता है, इसलिए ये आंसर हमारा सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो भी कॉम्प्लायंस के इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, क्योंकि यह रिस्क मिटिगेशन और रेगुलेटरी अडेरेंस को इंश्योर करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लायंस का एक इनडायरेक्ट फैक्टर है लेकिन डायरेक्टली कॉम्प्लेन का इशू आइडेंटिफाई नहीं करता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे वो परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग द लेवल ऑफ कॉम्प्लायंस इन इच बिजनेस। क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है कॉम्प्लायंस रिस्क के लेवल को आइडेंटिफाई करने में प्रत्येक बिजनेस लाइन में, प्रत्येक प्रोडक्ट में और प्रत्येक प्रोसेस में। राइट, तो बताइए क्या सही जवाब होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है कि रेगुलेटरी फोकस, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, बैंक एक्सपोजर टू इट एंड लॉ एंड स्टैट्यूट। तो देखिए रेगुलेटरी फोकस पहला ऑप्शन कर रहा है कि इसमें देखिए कि अब सबसे पहले कह रहा है कौन सा बेसिस नहीं है आइडेंटिफाई करने का। तो ये जो फैक्टर्स लिखे गए ना, इन फैक्टर्स से पता चलता है कि कॉम्प्लायंस रिस्क का लेवल कैसे डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए कि रेगुलेटरी फोकस है, तो रेगुलेटरी फोकस के गाइडलाइंस या कस्टमर सर्विस पर कॉम्प्लायंस का इम्पैक्ट डायरेक्टली रिस्क का सिग्नल देते हैं। अब मान लीजिए कि रेगुलेटरी फोकस के गाइडलाइन हुआ, फिर कस्टमर सर्विस का पर कॉम्प्लायंस का ये सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये डायरेक्टली रिस्क का सिग्नल दे रहा है।
राइट। फिर कह रहा है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी, वो पूछा है नॉट द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग द लेवल ऑफ कंप्लाइंस, नॉट वर्ड याद रखिएगा। नेचर ऑफ एक्टिविटी, वेदर इनहेरेंटली हाई रिस्क इन द नेचर। तो अगर एक्टिविटी हाई रिस्क की है, जैसे मान लीजिए कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, आपको पता होगा बहुत हाई रिस्की होता है ये, या फॉरेक्स हो गया, तो कॉम्प्लाइंस रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बात है ना, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी बेसिस है। फिर बैंक एक्सपोजर टू इट मैटर, जिसको मैटेरियलिटी बोलते हैं, बैंक की एक्सपोजर या मैटेरियलिटी काफ़ी मैटर करती है। अगर रिस्क का फाइनेंशियल इंपैक्ट ज़्यादा हो तो उसका कॉम्प्लाइंस असेसमेंट भी उतना ही क्रिटिकल बन जाता है। तो ये भी सही, ये भी हमारा जो है एक बेसिस है आइडेंटिफाई करने का लेवल ऑफ कंप्लायंस रिस्क को। लॉ एंड स्टैट्यूट नहीं होगा, देखिए लॉ और स्टैट्यूट का कंप्लायंस के असेसमेंट करने में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कंप्लायंस असेसमेंट, कौन सा फैक्टर कंप्लायंस असेसमेंट में हमें हेल्प करता है। तो लॉ एंड स्टैट्यूट का कंप्लायंस में इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन लेवल ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, लेवल ऑफ रिस्क, मतलब लेवल ऑफ कंप्लायंस रिस्क को कौन आइडेंटिफाई करेगा। तो कंप्लायंस असेसमेंट में लॉ एंड स्टैट्यूट का रूल होता है, लेकिन लेवल ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक पैरामीटर का यूज होता है, जैसे कि रेगुलेटरी फोकस, कस्टमर सर्विस, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, बैंक एक्सपोजर टू इट। तो सही जवाब क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, राइट। तो लॉ और स्टैट्यूट कॉम्प्लाइंस के लिए बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिस्क असेसमेंट के स्पेसिफिक फैक्टर में डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं दो क्वेश्चन जो अभी हमने देखे। पहला हमने ये देखा कि कॉम्प्लाइंस इशू आइडेंटिफाई करने का प्राइमरी मींस क्या क्या है, रेगुलेटरी गाइडलाइन, लॉज एंड सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है। ये और ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस है, ये मींस नहीं है। फिर हमने एक और क्वेश्चन देखा कि कॉम्प्लाइंस रिस्क का लेवल आइडेंटिफाई करने का क्या बेसिस हैं, रेगुलेटरी फोकस, कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ और बैंक एक्सपोजर। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस दैट रिमेन टू द सिस्टम दैट स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन आफ्टर सिक्योरिटी मेजर और कंट्रोल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इज कॉल्ड। तो बहुत बढ़िया सवाल है कि जो लॉस का प्रोबेबिलिटी है, जो बचा रह जाता है सिस्टम में, जो कि स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी मेजर या कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है रेसिडुअल रिस्क। देखिए रेसिडुअल रिस्क क्या होता है, वो रिस्क होता है जो सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करने के बाद भी बचता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सिस्टम अपडेटेड है, और फायरवॉल लगा है, लेकिन फिर भी हैकिंग का थोड़ा चांस रह जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रेसिडुअल रिस्क कहलाता है। फिर आता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब है इंटरनल कंट्रोल फेल होने की वजह से होने का रिस्क, होने का चांस, लॉस होने का चांस। तो हमारा जो इंटरनल कंट्रोल है वो यदि फेल हो जाए और वहाँ पे उस कारण से लॉस आए, तो उसको हम लोग कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। तो यह रेसिडुअल रिस्क से अलग होता है, क्योंकि इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स की फेलियर प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी का रहा है हमारा कि इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि वो होता है जो कि प्रोसेस या एक्टिविटी के नेचर की वजह से होता है, बिना किसी कंट्रोल के। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ इनहेरेंट रिस्क का। जैसे मान लीजिए कि ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग इनहेरेंटली हाई रिस्क एक्टिविटीज़ है। और फाइनली कर रहा है ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशन फेलियर जब किसी सिस्टम ब्रेकडाउन या ह्यूमन एरर की वजह से होता है, यह रिस्क ब्रॉडर होता है, डायरेक्टली रेसिडुअल रिस्क से रिलेट नहीं है। तो ऑप्शन ए जो कर रहा है ना हमारा रेसिडुअल रिस्क, ये सही जवाब है। रेसिडुअल रिस्क सिक्योरिटी मेजर के बाद बचा रह जाने वाला रिस्क है जो सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है। वही तो पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन के अगर पढ़िए, यही नहीं पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सा रिस्क है जो कि सिस्टम में रह जाता है, लॉस रह जाता है सिस्टम में, जो कि स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा या ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी मेजर लेने के बाद, उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। ठीक है। अब देखिए एक सवाल है, द पॉसिबिलिटी दैट बैंक में इनकर लॉस ड्यू टू द मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइस और अदर मार्केट रिलेटेड इंडिकेटर इज कॉल्ड। अब देखिए क्या जो पॉसिबिलिटी है कि हमारा बैंक लॉस इनकर करेगा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट मूव करेगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट मूव करेगा, उसे क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। क्रेडिट रिस्क तब होता है, ये तो नहीं होगा, ये तब होता है ना जब बोरोवर डिफॉल्ट करता है, अपने लोन रिपेमेंट पे डिफॉल्ट करता है। सिस्टम रिस्क ये भी नहीं होगा। सिस्टम रिस्क का मतलब होता है टेक्नोलॉजी या आईटी सिस्टम के फेलियर की वजह से लॉस हो, तो टेक या आईटी फेलियर की वजह से लॉस हो। यह भी मार्केट मूवमेंट से डायरेक्टली लिंक नहीं होता। फिर कह रहा है मार्केट रिस्क, ये सही जवाब है। मार्केट रिस्क तब होता है जब इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट, स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से बैंक को लॉस हो। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बॉन्ड प्राइस गिर जाता है, पता होगा आपको, और बैंक को लॉस हो सकता है। फिर कह रहा है लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क तब होता है जब बैंक के पास अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए सफिशिएंट कैश या लिक्विड एसेट नहीं होते हैं। समझ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उनका ऑब्लिगेशन है लाइबिलिटी जो है, जो मान लीजिए डिपॉजिट है जो कस्टमर से लिया गया है, अब वो लेने आ गए हैं, अब उनके पास पैसा ही नहीं है बैंक के पास, तो वही बताया जा रहा है। तो लिक्विडिटी रिस्क सही जवाब है, लिक्विडिटी रिस्क नहीं होगा। तो सही जवाब है इसका मार्केट रिस्क है।
तो अभी जो हमने 2-3 क्वेश्चन देखे उसके की कंसेप्ट को मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको। तो रेजिडुअल रिस्क मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट होने के बाद जो रिस्क बच जाता है उसको रेजिडुअल रिस्क बोलते हैं। और मार्केट रिस्क यानी मार्केट रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइस, इसके मूवमेंट की वजह से होने वाला रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क बोलते हैं। अब सवाल है इनमें से कौन सा मार्केट रिस्क नहीं है। पहला ऑप्शन कर रहा है मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट। अभी तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट मूवमेंट डायरेक्टली मार्केट रिस्क का पार्ट है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ेगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो घटता है, तो मार्केट को ये इम्पैक्ट करेगा, मार्केट को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो है। फिर कह रहा है मूवमेंट इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। तो करेंसी एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन भी मार्केट रिस्क क्रिएट करता है, स्पेशली यदि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें। इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉरेक्स ट्रेडिंग, या हम बात करें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। फिर कह रहा है मूवमेंट इन स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस मूवमेंट का मार्केट रिस्क पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। जैसे अगर स्टॉक प्राइस गिरती है तो इन्वेस्टर और बैंक दोनों को लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट होता है। नॉट अ मार्केट रिस्क कर रहा है ना, इसका भी इफेक्ट होता है, इसका भी इफेक्ट होता है। फिर कह रहा है कि सडन विड्रॉल ऑफ लार्ज चंक ऑफ डिपॉजिट। तो देखिए यह मार्केट रिस्क नहीं है बल्कि लिक्विडिटी रिस्क का पार्ट है, क्योंकि अगर एकदम से बहुत सारे डिपॉजिट विड्रॉ हो जाए तो बैंक के पास ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कैश की कमी हो जाती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ये मार्केट रिस्क नहीं है। यदि मान लीजिए कि सडनली क्या हो जाए कि एकदम से बहुत सारे डिपॉजिट विड्रॉ हो जाए तो बैंक के पास ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कैश की कमी हो जाएगी, तो ये कहलाएगा हमारा दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज मार्केट रिस्क। तो सडन विड्रॉल ऑफ लार्ज चंक ऑफ डिपॉजिट जो है ये लिक्विडिटी रिस्क है, ये मार्केट रिस्क नहीं है, राइट। मार्केट रिस्क मूवमेंट से नहीं हो रहा है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सब के सब हमारे मार्केट रिस्क हैं, स्टॉक प्राइस मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट मूवमेंट। ठीक है, अब सवाल है इनमें से कौन सा ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। तो आपको रिस्क पहचानना आना चाहिए। पहला कह रहा है कस्टमर ट्रांजेक्शन एरर। तो कस्टमर ट्रांजेक्शन एरर जैसे रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफ़र होना ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन या प्रोसेस फेलियर की वजह से होता है। फिर कह रहा है अनएथिकल कंडक्ट। अनएथिकल कंडक्ट जैसे फ्रॉड या रूल वायलेशन, यह भी ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आता है, क्योंकि यह गवर्नेंस और कंट्रोल की कमी को दिखाता है। फिर कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ फेक करेंसी एट द काउंटर। तो फेक करेंसी का डिटेक्शन ना हो पाना भी ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है, जो कि प्रोसेस लैब्स की वजह से होता है। फिर कह रहा है रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ एंट्री ड्यू टू कंप्यूटर माल फंक्शन। हाँ, ये सही बात है। ठीक है, देखिए यह ऑपरेशनल रिस्क नहीं है बल्कि सिस्टम रिस्क है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी फेलियर की वजह से हुआ है। तो आप यदि एंट्री का रॉन्ग पोस्टिंग करेंगे तो सिस्टम फेलियर की वजह से हुआ है। तो मार्केट रिस्क में क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइस का मूवमेंट का इम्पैक्ट, ये सब मार्केट रिस्क में आ गया। और ऑपरेशनल रिस्क में ह्यूमन एरर, अनएथिकल कंडक्ट, फेक करेंसी कलेक्शन जैसे इशूज़ ऑपरेशनल रिस्क में आ गए। तो दोस्तों ये सभी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब एक सवाल की ओर बढ़ते हम लोग आगे। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जीआरसी कंसेप्ट का पार्ट नहीं है। नोट पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन कर रहा है गवर्नेंस। देखिए गवर्नेंस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट और डिसीजन। ठीक है, ये होता है हमारा गवर्नेंस। तो ये जीआरसी का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। फिर कह रहा है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन मीनिंग क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब आप समझते होंगे। तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेगुलेशन भी जीआरसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि जीआरसी में नॉट करा ना, रेगुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीआरसी, बिकॉज जीआरसी में गवर्नेंस, रिस्क और कॉम्प्लायंस, जी से होता है हमारा गवर्नेंस, आर से होता है हमारा रिस्क और सी से होता है हमारा कॉम्प्लायंस। ठीक है, ये 3 चीज़ कवर होता है। लेकिन रेगुलेशन एक अलग ब्रॉडर लीगल फ्रेमवर्क है। और रिस्क की बात करें तो रिस्क भी कवर्ड है, राइट। रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट थ्रेट और अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो जीआरसी का एक कोर पार्ट है रिस्क। और कॉम्प्लायंस की बात करें तो कॉम्प्लायंस का मतलब है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और पॉलिसी को फॉलो करना, यह भी जीआरसी का पार्ट है, राइट। तो जी होता है। उसके बाद है कि अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कॉम्प्लायंस पॉलिसी। कॉम्प्लायंस पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। पहला कह रहा है टोन एट द टॉप। तो टोन एट द टॉप का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लीडरशिप का कॉम्प्लायंस के लिए कमिटमेंट। ठीक है, जो सीनियर लीडर हैं उनका कॉम्प्लायंस के लिए कमिटमेंट, राइट। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर लीडरशिप स्ट्रांग होगा ना तो एम्प्लॉय भी कॉम्प्लायंस को सीरियसली लेते हैं। तो इसीलिए होता है टोन एट द टॉप का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर लीडरशिप है उनका कॉम्प्लायंस के लिए कितना कमिटमेंट है। ठीक है, दूसरी बात है कि इंटीग्रेशन अक्रॉस द एंटरप्राइज इज़ द की, यानी इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन यह कॉम्प्लायंस पॉलिसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, यह एक सपोर्टिव एस्पेक्ट है। दिस इज जस्ट लाइक अ सपोर्टिव एस्पेक्ट। आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। फिर कह रहा है कि सिलोज। सिलोज का मतलब क्या होता है, तो सिलोज का मतलब है आइसोलेटेड प्रोसेस या डिपार्टमेंट। क्या होता है ये, आइसोलेटेड प्रोसेस यानी तो डिपार्टमेंट।
राइट। तो देखिए कॉम्प्लाइंस में सिलोज होना एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यह कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट करता है। फिर कह रहा है कि रिसोर्सेज, तो ये तो नहीं होगा। फिर रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, और हमने ये भी देखा ये भी नहीं होगा। सपोर्टिव पार्ट होता है इंटीग्रेशन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज ज़रूरी है कॉम्प्लाइंस के इंप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन टोन एट द टॉप जो है वो कॉम्प्लाइंस फ्रेमवर्क के बिना कॉम्प्लाइंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टोन एट द टॉप। तो लीडरशिप का कॉम्प्लाइंस के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही कॉम्प्लाइंस पॉलिसी का फाउंडेशन होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द विसल ब्लोअर पॉलिसी। तो ऑप्शन ए कर रहा है विसल ब्लोअर। देखिए विसल ब्लोअर जो है ना, विसल ब्लोअर वो इंडिविजुअल होता है जो किसी अनइथिकल या रॉन्गफुल प्रैक्टिस को रिपोर्ट करता है, तो यह पॉलिसी का कोर पार्ट है, दिस इज अ कोर पार्ट। फिर कह रहा है रॉन्गफुल और अनइथिकल प्रैक्टिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सा जो है विसल ब्लोअर पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो विसल ब्लोअर वो इंडिविजुअल होता है जो किसी अनइथिकल या रॉन्गफुल प्रैक्टिस को रिपोर्ट करता है, तो पॉलिसी का कोर पार्ट है। नॉट पार्ट कहा गया, ध्यान दीजिएगा। और रॉन्गफुल और अनइथिकल प्रैक्टिस, पॉलिसी का मेन फोकस रॉन्गफुल या अनइथिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करना होता है, तो यह पार्ट होना जरूरी है। फिर कह रहा है कि अथॉरिटी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नॉट अ पार्ट, तो ये तो पार्ट होता है। अथॉरिटी वो एंटिटी होती है जो विसल ब्लोअर कंप्लेंट को हैंडल करती है, जैसे इंटरनल कॉम्प्लाइंस। और फाइनली आता है स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर विसल ब्लोअर का एक स्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क में नहीं आता, पॉलिसी या गाइडलाइन या प्रोसेस होता है, ना कि स्ट्रक्चरल एंटिटी। तो इसीलिए हमारा डी नंबर सही होगा, क्योंकि पॉलिसी एक प्रोसेस या गाइडलाइन होती है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का कंसेप्ट उसमें है ही नहीं। तो हमने अभी जो 2 क्वेश्चन देखे उसमें हमने ये सीखा कि जीआरसी का फुल फॉर्म हमने देखा, गवर्नेंस, रिस्क और कॉम्प्लाइंस, ये कोर है और रेगुलेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और हमने देखा कॉम्प्लाइंस पॉलिसी में लीडरशिप का जो टोन एट द टॉप है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हमने विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में देखा कि विसल ब्लोअर अनइथिकल प्रैक्टिस और अथॉरिटी जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका पार्ट नहीं है, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ओवरसाइट रोल, द प्रोसेस बाय विच कंपनीज मैनेजेस एंड मिटिगेट बिजनेस रिस्क इज अ पार्ट ऑफ। तो ये जो ओवरसाइट रोल होता है वो किसका पार्ट होता है, राइट। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का मतलब आपको पता है कि नहीं पता है, बताएं। गवर्नेंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर कंट्रोल और ओवरसाइट इस्टेब्लिश करना, बिजनेस रिस्क को मैनेज करना और इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है, यह गवर्नेंस का काम होता है। फिर बी कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट स्पेसिफिक रिस्क को आइडेंटिफाई और मिटिगेट करने का प्रोसेस है, लेकिन ओवरसाइट रोल गवर्नेंस के ब्रोडर फ्रेमवर्क को, यहाँ पे क्या है, ब्रोडर फ्रेमवर्क, तो ब्रोडर फ्रेमवर्क का हिस्सा होता है। सी कह रहा है कॉम्प्लाइंस। तो कॉम्प्लाइंस का काम है पॉलिसीज़ और रेगुलेशन को फॉलो करना, लेकिन ओवरसाइट के लिए ब्रोडर गवर्नेंस जरूरी है। ये ओवरसाइट के लिए क्या जरूरी है, ब्रोडर गवर्नेंस। और लास्ट है हमारा ऑडिट। देखिए ऑडिट जो है ना, ऑडिट एक रिव्यूइंग प्रोसेस है जो चेक करता है कि कंट्रोल इफेक्टिव है, ओवरसाइट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस, ओवरसाइट रोल गवर्नेंस का कोर पार्ट है जो रिस्क मिटिगेशन को ब्रोडर लेवल पे इंश्योर करता है। फिर कह रहा है कि द विसल ब्लोअर प्रीम्बल कंटेन द फॉलोइंग, विच ऑफ देम शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। विसल ब्लोअर के प्रीम्बल में कुछ चीज़ आती है, इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। पहला कह रहा है एनोनिमिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट विल बी मेंटेन। हाँ, एनोनिमिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विसल ब्लोअर का आइडेंटिटी सेफ नहीं रहेगा तो कोई भी रॉन्ग डूइंग रिपोर्ट करने से हिचकेगा। फिर कह रहा है कि द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन विल बी कन्फर्म्ड एंड देयर विल बी नो रिप्रिजल फॉर रिपोर्टिंग द इन्फॉर्मेशन। यह भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन एनोनिमिटी के बिना विसल ब्लोअर पॉलिसी इफेक्टिवली काम करेगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि सी एप्रोप्रिएट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। हाँ, डिसिप्लिनरी एक्शन जरूरी है, लेकिन वो पॉलिसी के बाद का प्रोसेस है। फिर डी कह रहा है कि नन ऑफ देव तो नहीं होगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, एनोनिमिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विसल ब्लोअर का ट्रस्ट और सेफ्टी इंश्योर करना सबसे पहले जरूरी है। फिर कह रहा है फ्रॉड क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रॉड इज बेस्ड ऑन सम एक्शन, फ्रॉड किसी न किसी इंटेंशनल एक्शन पे बेस्ड होता है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सिविल लायबिलिटी, तो फ्रॉड क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है, सिर्फ सिविल नहीं, इट कैन ऑल्सो बी क्रिमिनल लायबिलिटी, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी सिविल लायबिलिटी ओनली, ये भी नहीं होगा। मस्ट मे बी एक्चुअल और अटेम्प्टेड एवन, मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल सही बात है, फ्रॉड एक्चुअल या अटेम्प्टेड किया जा सकता है, किया गया हो, दोनों केसेस में कंसिडर होता है, चाहे वो एक्चुअल हो या अटेम्प्टेड हो, दोनों केस में इट विल बी कंसिडर्ड, राइट, इन बोथ द केस। और कह रहा है मस्ट रिजल्ट इनटू सम लॉस। तो देखिए फ्रॉड सिर्फ एक्शन या रिजल्ट तक, फ्रॉड का इंटेंट लॉस कॉज करना हो सकता है, लेकिन एक्चुअल लॉस होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रॉड जो है ना सिर्फ एक्शन या रिजल्ट तक लिमिटेड नहीं होता, अटेम्प्ट भी फ्रॉड का डेफिनेशन में आता है, ठीक है। आप अटेम्प्ट भी करेंगे तो भी फ्रॉड कहलाएगा, जरूरी नहीं कि लॉस होना ही जरूरी है, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 कंसेप्ट देखे। पहला हमने गवर्नेंस के बारे में बताया कि गवर्नेंस में ओवरसाइट और रिस्क मिटिगेशन गवर्नेंस का इंटीग्रल पार्ट होता है।
ठीक है। विसल ब्लोअर पॉलिसी मैंने बताया कि एनोनिमिटी सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए। और फिर अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रॉड, एक्चुअली अटेम्प्टेड फ्रॉड दोनों की नज़र में इक्वली सीरियस है। तो ये एमसीक्यू आपके गवर्नेंस, कॉम्प्लाइंस और फ्रॉड कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विजिलेंस एंगल मे बी डिसर्नेबल व्हेन अ पर्सन। तो विजिलेंस एंगल ऑप्शन नहीं कर रहा है कि सीम्स टू हैव कॉम्प्लाइड विद द अनऑथराइज एंड अनलॉफुल ओरल इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सीनियर विदाउट ब्रिंगिंग देम टू द नोटिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन। देखिए विजिलेंस एंगल तब एराइज होता है जब कोई इंप्लॉय बिना अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए अनऑथराइज और अनलॉफुल ओरल इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है या इम्प्रॉपर कंडक्ट जो विजिलेंस के अंदर आता है, राइट। बी कह रहा है कि पर्सन हैज एक्सीडेड हिज डिस्क्रिशनरी पावर एंड एक्शन डू नॉट अपीयर जस्टिफाइबल टू सर्व द बैंक इंटरेस्ट। अगर कोई अपनी डिस्क्रिशनरी पावर एक्सीड करता है और उसका एक्शन बैंक के इंटरेस्ट के अलग है तो यह भी विजिलेंस एंगल शो करता है। फिर सी क्या कर रहा है, ही पर्सन हैज अब्यूज और मिसयूज हिज ऑफिशियल पोजीशन टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम हिमसेल्फ और अनदर। हाँ, जब कोई अपनी ऑफिशियल पोजीशन मिसयूज करता है अपने या किसी और के बेनिफिट के लिए तो यह भी विजिलेंस के एंगल का पार्ट है। अब ऑप्शन एनी वन ऑफ द है, तो तीनों ऑप्शन को देखें, तीनों ऑप्शन में क्या है, विजिलेंस रिलेटेड इश्यूज को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए करेक्ट आंसर एनी वन ऑफ द होगा। फिर कह रहा है कि विजिलेंस क्या होता है। तो जब भी किसी अनइथिकल या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से विजिलेंस एंगल एराइज होता है, याद रखिएगा विजिलेंस क्या होता है, इट इज़ डेटरेंट टू ग्रोथ। तो विजिलेंस का काम ग्रोथ को रोकना नहीं है, बल्कि डेटरेंट मतलब रोकना होता है ना, ग्रोथ को रोकना नहीं होता है विजिलेंस का काम, राइट। रेदर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सॉरी, हम लोग विजिलेंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि विजिलेंस होता क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है विजिलेंस का काम ग्रोथ को रोकना नहीं है बल्कि ग्रोथ को सिक्योर और एथिकल प्रैक्टिस के थ्रू इंश्योर करना है, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है विजिलेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये इंटीग्रल पार्ट है, यह इंश्योर करता है कि रूल्स और प्रैक्टिस पॉलिसी सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है। ऑप्शन सी कह रहा है इज अ प्यूनिटिव एक्टिविटी। तो प्यूनिटिव एक्टिविटी विजिलेंस ही पनिशमेंट नहीं देता है बल्कि प्रिवेंट और डिटर करता है उसके प्राइमरी रूल में। फिर डी कह रहा है कि इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो हमारा बी सही है, इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वाज कंप्लीट आवर मॉड्यूल, वी हैव कंप्लीटेड आवर 40 MCQs फ्रॉम मॉड्यूल डी। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप यदि चाहते हैं कि मैं बाकी मॉड्यूल्स के लिए भी इसी प्रकार का वीडियो लाऊं तो प्लीज़ राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। मैं समझ जाऊँगा कि यस आप लोग इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट रिविजन सेशन में। धन्यवाद।